मीन्स हो जाएगा पी ए इज इक्वल के इंटू काई ए। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर क्या फर्स्ट हो जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ काई ए आ गया, मीन्स ए के और बी के वाष्प बनेंगे तो उस विलयन पर टोटल कितना वाष्प दाब लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे किसके लिए, कुल वाष्प दाब के लिए, कुल वाष्प दाब के लिए हम लेंगे क्या, डाल्टन का दाब का नियम। ठीक है, ऑक्सीजन के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो 2 एटीएम है, तो हम पूछे कि आप लोगों से इस कमरे में कुल कितना प्रेशर लग रहा है, 3 एटीएम हो जाएगा ना आंसर, क्योंकि इसका नाइट्रोजन के द्वारा 1 एटीएम है और ऑक्सीजन के द्वारा 2 एटीएम, तो नाइट्रोजन गैस के द्वारा लगाया गया दाब और ऑक्सीजन गैस के द्वारा लगाया गया दाब का योग कर दिए तो मिल गया कि इस कमरे में कुल कितना वायु के द्वारा दाब है या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के द्वारा दाब है, बी इंटू काई बी। और जब कंपोनेंट ए और बी को जब मिलाया जाए तो इनमें चेंज इन एंथैल्पी मींस ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मींस डेल्टा एच कब जब इसको मिक्स किया जाए कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मींस इज इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब ए और बी कंपोनेंट को मिलाया जाए तो डेल्टा वी इज इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मींस कंपोनेंट आयतन में कमी हो रही है। तो जो ये बढ़ के वैल्यू आ रही है इसको हम बोलते हैं धनात्मक विचलन, और जो घटकर वैल्यू आ रही है इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक विचलन। ठीक है, ये हो जाएगा धनात्मक विचलन हो जाएगा और ये हो जाएगा ऋणात्मक विचलन हो जाएगा, बढ़ती जाएगी ना, मींस कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, मींस इसका लाइन मिल करके क्या होता है, पैराबोलिक मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ से इधर ये मिल जाएगा और फिर टोटल ऐसे मिल जाएगा। राहुल का नियम पढ़ना है किसके लिए, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे होंगे, वोलेटाइल होंगे। तो चूंकि सॉल्यूट को हम इंडिकेट कर रहे हैं किससे, बी से, और सॉल्वेंट को इंडिकेट कर रहे हैं ए से, तो जब दोनों घटक यहाँ पर कैसे होंगे, वाष्पशील होंगे, तब इसके लिए राहुल का नियम क्या पढ़ना है कि किसी विलयन के एक घटक का वाष्प दाब उसी घटक के मोल अंश या मोल प्रभाज की क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, मीन्स क्या हो जाएगा, फॉर कंपोनेंट कंपोनेंट ए के लिए, कंपोनेंट ए क्या है, सॉल्वेंट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए के। और सेम इसी तरह हम क्या करें, कंपोनेंट बी कर दे। ठीक है, किसके लिए, कंपोनेंट बी के लिए, मीन्स किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, तो पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, काई बी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पहले अब सॉल्वेंट लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, सॉल्वेंट के लिए मीन्स क्या है, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए के, है ना। अब इस समानुपाती को जब हटाएंगे तो कोई न कोई एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, मीन्स हो जाएगा पी ए इज इक्वल के इंटू काई ए। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर क्या फर्स्ट हो जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ काई ए आ गया, हम मान लेते हैं कि सोल्यूशन कैसा है, प्योर ए है, प्योर ए है। ठीक है, मीन्स माना विलयन में अवयव ए उपस्थित हो। ठीक है, उपस्थित हो तो मीन्स विलयन में क्या उपस्थित है, केवल घटक ए उपस्थित है, कहने का मतलब है बी क्या है, अनुपस्थित है, मीन्स काई बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, और काई ए बराबर किसके हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि बताया गया है कि किसी भी विलयन में अगर दो कंपोनेंट हैं ए और क्या है बी, तो इसका हमेशा काई ए प्लस काई बी बराबर कितना होगा, एक होगा। और अगर विलयन ए ही केवल उपस्थित है, कंपोनेंट इस विलयन में केवल कंपोनेंट ए ही उपस्थित है, इसका मतलब बी है ही नहीं, तो काई ए बराबर किसके हो जाएगा, वन के, यही तो होगा। फिर आ जाएंगे समीकरण एक से, किससे आ जाएंगे, समीकरण एक से। अब चूंकि जब विलयन में केवल अवयव ए उपस्थित है तो कोई दूसरा विलयन है ही नहीं, या कोई दूसरा अवयव उसमें है ही नहीं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। जब हमने ये मान लिया कि उस विलयन में केवल अवयव ए उपस्थित है, जब अवयव ए उपस्थित होगा तो इसका मतलब उसमें कोई दूसरा अवयव या कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है, और जब नहीं है तो इसका मतलब कि वो विलयन कैसा हो गया, शुद्ध अवस्था में। और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कैसे लिखते हैं, पी नॉट ए हो जाएगा, यही तो होगा। मीन्स पी नॉट ए इक्वेशन नंबर 1 से आएंगे तो काई ए बराबर कितना हो गया है, 1 के, तो पी नॉट ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, के, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आ जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, मीन्स समीकरण 1 व 2 से
जब 1 व 2 से आएंगे तो यहाँ के बराबर कितना मिल जा रहा है, पी नॉट ए, मीन्स हो जाएगा पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू काई ए। ये हो जाएगा राउल्ट का नियम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कंपोनेंट ए के लिए। सेम इसी तरह से इसी प्रकार अवयव बी के लिए देख लेंगे। अवयव बी के लिए क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा पी बी इज इक्वल पी नॉट बी इंटू काई बी हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। तो एक आपको फार्मूला ये मिल गया कंपोनेंट ए के लिए और दूसरा मिल गया कंपोनेंट बी के लिए। कब, जब कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों कैसे होंगे, वाष्पशील होंगे, तब उसके लिए हो गया राउल्ट का नियम। बात समझ में आ रही है। अब चूंकि किसी विलयन में दो कंपोनेंट हैं तो वहां पर कुल वाष्प दाब कितना होगा, कहने का मतलब जब पूरे विलयन से मीन्स ए के और बी के वाष्प बनेंगे तो उस विलयन पर टोटल कितना वाष्प दाब लगाएंगे। तो यहां आ जाएंगे किसके लिए, कुल वाष्प दाब के लिए। कुल वाष्प दाब के लिए हम लेंगे क्या, डाल्टन का दाब का नियम। ठीक है, क्या हो जाएगा, डाल्टन के दाब के नियम से, दाब के नियम से। बात समझ में आ रही है। तो हो जाएगा पी टोटल, पी टोटल इज इक्वल क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं। जैसे अगर हम मान लें कि इस कमरे में केवल दो गैसें उपस्थित हैं, एक गैस है नाइट्रोजन और दूसरी गैस है ऑक्सीजन, इसके अलावा तीसरी कोई गैस नहीं है, और मैं कह रहा हूं कि नाइट्रोजन के द्वारा जो यहाँ पर प्रेशर लगाया जा रहा है वो 1 atm है और ऑक्सीजन के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो 2 atm है। तो हम पूछे कि आप लोगों से इस कमरे में कुल कितना प्रेशर लग रहा है, 3 atm हो जाएगा ना आंसर, क्योंकि इसका नाइट्रोजन के द्वारा 1 atm है और ऑक्सीजन के द्वारा 2 atm। तो नाइट्रोजन गैस के द्वारा लगाया गया दाब और ऑक्सीजन गैस के द्वारा लगाया गया दाब का योग कर दिए तो मिल गया कि इस कमरे में कुल कितना वायु के द्वारा दाब है या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के द्वारा दाब है। तो यहां पर जब विलयन में दोनों कैसे होंगे, वाष्पशील होंगे, तो कुल वाष्प दाब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पीए और पीबी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। यही हो गया आपका क्या, राउल्ट का नियम, जब विलय और विलायक कैसे होंगे, दोनों वाष्पशील होंगे। ठीक है, अगला है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करें। ठीक है, जो पूर्णतः पालन करे वही क्या कहलाएगा। और आज तक कोई ऐसा विलयन नहीं है कि जो राउल्ट के नियमों का पूर्णतः पालन करता हो। ठीक है, आदर्श विलयन क्या है, एक काल्पनिक विलयन है, जैसे सेम आदर्श गैस आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि आदर्श विलयन होता क्या है। आदर्श विलयन का मतलब ये हो गया कि जो राउल्ट के नियमों का पालन करे। और राउल्ट का नियम क्या पढ़े, पी ए इज इक्वल क्या होगा, पी नॉट ए इंटू काई ए, और पी बी इज इक्वल क्या होगा, पी नॉट बी इंटू काई बी। और जब कंपोनेंट ए और बी को जब मिलाया जाए तो इनमें चेंज इन एंथैल्पी मीन्स ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मीन्स डेल्टा एच कब, जब इसको मिक्स किया जाए कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मीन्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ए और बी कंपोनेंट को मिलाया जाए तो डेल्टा वी इज इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मीन्स कंपोनेंट ए और बी को जब मिलाया जाए तो उनमें आयतन में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। मीन्स डेल्टा वी इज मिक्सिंग इज इक्वल 0। ठीक है, तो ये जो इतने चारों क्राइटेरिया पूरा करते हैं वही क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन कहलाएंगे। और जो इनको पूरा ना करते हो वही क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलयन। मीन्स हो जाएगा पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, पी बी इज नॉट इक्वल टू
P naught B into chi B means delta H mix is not equal to 0. Delta V mix is not equal to 0. जब ये दोनों इसके बराबर नहीं है तो हो सकता है एक ज्यादा हो दूसरा कम हो। मीन्स इसके दो घटनाएं हो सकती हैं। क्या हो सकती है? दो घटनाएं हो सकता है पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू काई ए, या हो सकता है पी ए इज लेस देन पी नॉट ए इंटू काई ए। बी कंपोनेंट के लिए क्या होगा? पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू काई बी, या हो सकता है कि पी बी इज लेस देन पी नॉट बी इंटू काई बी, है ना? या हो सकता है कि जब कंपोनेंट ए और बी को मिक्स किया जाए तो इसमें चेंज इन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन जीरो, मींस जीरो से ज्यादा वैल्यू मिल रही हो। या हो सकता है जब कंपोनेंट ए और बी को मिलाया जा रहा हो तो चेंज इन एंथैल्पी मिक्स इज लेस देन जीरो, हो सकता है जीरो से कम वैल्यू आ रही हो। और जब कंपोनेंट ए और बी को मिलाया जा रहा हो तो डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मीन्स उसके आयतन में वृद्धि हो रही है। या हो सकता है कि डेल्टा वी मिक्स इज लेस देन जीरो, मीन्स उसके आयतन में कमी हो रही है। तो जो ये बढ़ के वैल्यू आ रही है इसको हम बोलते हैं धनात्मक विचलन, और जो घटकर वैल्यू आ रही है इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक विचलन। ठीक है, ये हो जाएगा धनात्मक विचलन हो जाएगा और ये हो जाएगा ऋणात्मक विचलन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन और ये हो जाएगा निगेटिव डेविएशन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आप लोग केवल इतना लिखेंगे कि आदर्श विलयन किसे कहेंगे? ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियमों का पूर्णतः पालन करते हो और जब कंपोनेंट ए और बी को मिलाया जा रहा हो तो उसमें ऊष्मा का परिवर्तन शून्य हो तथा उनमें आयतन का परिवर्तन शून्य हो, वो क्या कहलाएंगे? आदर्श विलयन। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो क्या होगा? हेप्टेन, हेप्टेन एंड हेक्सेन। ठीक है, क्या होगा? हेप्टेन एंड हेक्सेन। ये क्या होंगे? लगभग आदर्श विलयन का या राउल्ट के नियमों का थोड़ा थोड़ा पालन करते, काफी हद तक करते हैं, बस कुछ परसेंट नहीं करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, बेंजीन हो जाएगा, टालुइन हो जाएगा। ठीक है, आदर्श विलयन के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप ऐसे ही ग्राफ बना लीजिए कि आइडियल सोल्यूशन क्या होगा और नॉन आइडियल क्या होगा, और इसको नोट कर लो। इसके बाद में अभी ग्राफ भी पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? ग्राफ भी पढ़ना है, ग्राफ भी अभी बता दे रहे हैं। अन्य लोग पढ़ चुके हो पहले, जो बैठ के बातें कर रहे हैं ना वो कल से उसको रिवाइज करके आएंगे, मैं उन्हीं से करवाऊंगा। ठीक है, बता दे कल से, मुझे पता है कि कौन कौन पढ़ा है कौन कौन नहीं पढ़ा है, बातें करते हो बस। चलिए, आइडियल सोल्यूशन का क्या करते हैं हम? ग्राफ पढ़ते हैं। क्या करते हैं? आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ पढ़ते हैं। तो ग्राफ पढ़ने में क्या होगा? एक तरफ हम रख लेंगे क्या? एक तरफ ले लेंगे हम वेपर प्रेशर, मीन्स जो इसका वाष्प दाब होगा ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इधर हम रख देते हैं मोल फ्रैक्शन, मीन्स मोल प्रभाज। ठीक है, क्या है? मोल फ्रैक्शन हो गया। अब यहां पर हम रख देते हैं क्या? कंपोनेंट ए, या ये जीरो हो गया, और यहां पर रख देते हैं कंपोनेंट ए। ठीक है, जो कंपोनेंट ए होगा तो इसका वेपर प्रेशर, चूंकि ये प्योर फॉर्म में होगा तो इसका वेपर प्रेशर कैसा होगा? हाईएस्ट होगा। मीन्स इसका अगर हम वेपर प्रेशर देखेंगे तो क्या होगा? पी नॉट ए होगा। मीन्स जब ये प्योर फॉर्म में है तो इसका मतलब काई वन, काई ए इज इक्वल कितना होगा? 1। और जब काई ए इज इक्वल 1 हो गया तो इसका मतलब काई बी क्या हो गया? 0 हो गया। बात समझ में आई? अब धीरे धीरे इसमें हम क्या करें? काई ए के साथ काई बी डालना स्टार्ट करें। काई ए के साथ क्या करें? काई बी डालना स्टार्ट करें।
तो काई ए जब तक प्योर फॉर्म में था तब तक इसका वेपर प्रेशर हाईएस्ट था। जैसे ही कंपोनेंट ए में कंपोनेंट बी डालना स्टार्ट करेंगे, इसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा, घटता जाएगा। और इधर भी एक रफली क्या करते हैं, वेपर प्रेशर का एक इधर भी लाइन खींच देते हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ काई ए बराबर 0 हो जाएगा और काई बी बराबर कितना हो जाएगा। और जब काई बी बराबर 1 हो जाएगा तो इस बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, हाईएस्ट होगा। मीन्स ये हो जाएगा पी नॉट बी हो जाएगा। अब जब काई ए में काई ए मिलाना स्टार्ट करेंगे तो जैसे जैसे इधर हम आएंगे तो काई ए की संख्या बढ़ती जाएगी ना, मीन्स कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। मीन्स इसका वेपर प्रेशर ये गिर गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रहा है। देखो यहां पर कंपोनेंट ए था, ए प्योर फॉर्म में था, वेपर प्रेशर हाईएस्ट था। अब ए कंपोनेंट के साथ हमने बी मिलाना स्टार्ट किया, जैसे बी मिलाना स्टार्ट किया वेपर प्रेशर धीरे धीरे घट गया। और जब इस कॉर्नर पर हम पहुंचेंगे, किस पर, इस कॉर्नर पर जब पहुंचेंगे तो काई ए जो यहाँ प्योर फॉर्म में था, काई बी खत्म हो जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, काई ए खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा, काई बी। और जब इस कॉर्नर पहुंचेंगे तो काई बी इज इक्वल हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, काई बी इज इक्वल हो जाएगा 1। मीन्स बी कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म, शुद्ध अवस्था में है। तो जब शुद्ध अवस्था में होगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाईएस्ट होगा। अब इस कंपोनेंट ए में सॉरी कंपोनेंट बी में हम क्या करें, कंपोनेंट ए मिलाना शुरू करें। और जब इधर की तरफ हम जाएंगे, धीरे धीरे बी में ए मिलाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर घटता जाएगा ना। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इस छोर पे पहुंचेंगे तो काई बी 0 हो जाएगा, काई ए 1 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो ये जो खींचा गया है ये किसके लिए है, पी नॉट ए सॉरी पी ए इज इक्वल पी ए इज इक्वल पी नॉट ए इंटू काई ए। और जो ये खींचा गया ये किसके लिए, पी बी इज इक्वल पी नॉट बी इंटू काई बी। अब पी ए और पी बी इन दोनों को जब मिला देंगे तो हो जाएगा पी टोटल इज इक्वल क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन सॉरी पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ये जो ग्राफ बना ये किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको बना लीजिए। पढ़ना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। क्या पढ़ना है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा इसी में हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और इसी को हम डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। मिस इससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ ये आइडियल के लिए था, ठीक है। अब इसमें कॉपी में आप लोग दोबारा बनाइए, ठीक है। हाँ देखो नॉन आइडियल के लिए क्या है, दो टाइप बताया गया है। एक क्या बताया गया है, धनात्मक, और दूसरा क्या बताया गया है, ऋणात्मक, ठीक है। तो धनात्मक हम पहले देख लेंगे, उसके बाद में ऋणात्मक देखेंगे। तो धनात्मक में क्या मिला था, पी ए इज ग्रेटर देन क्या, पी नॉट ए इंटू काई ए, और पी बी इज ग्रेटर देन किसके, पी नॉट बी इंटू काई बी के। क्या मिला था, डेल्टा एच मिक्स इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब यहाँ ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए थी फॉर अ कंपोनेंट ए, स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ना मिल करके क्या होता है, पैराबोलिक मिल जाता है, ठीक है। और यहां से इधर ये मिल जाएगा और पी टोटल ऐसे मिल जाएगा, पैराबोलिक परवलयाकार। मीन्स यहां से क्या है कि धीरे धीरे तो इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था लेकिन इंक्रीज हुआ,
फिर डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू काई बी, और ये हो जाएगा पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू काई ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ठीक है, ये धनात्मक है। धनात्मक के लिए क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ करके मिल रहा है, और ऋणात्मक के लिए क्या होगा, सेम ऐसे नीचे की तरफ घट करके मिलेगा। यही परवलय का जो ग्राफ है, और क्या मिलेगा। ठीक है, हैं? उबाल मारता है।